नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संविधान का भाग 5 कार्यपालिका पढ़ रहे थे और कार्यपालिका पे हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। साथियों, प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमारे देश के महत्वपूर्ण या विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पद होता है, या हम ये कहें कि पूरे देश के शासन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। और हमारे देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय प्रणाली जो है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली होती है वास्तविक और दूसरी होती है नाम मात्र। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शामिल करते हैं, और जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है उसमें हम राष्ट्रपति को शामिल करते हैं। तो वास्तविक में किसको? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, और नाममात्र में राष्ट्रपति। साथियों, जो वास्तविक और नाममात्र शब्द है इसका उपयोग या उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। मात्र एक जो अनुच्छेद है वो इसको वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका में अलग अलग विभाजित कर देता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये नाममात्र और वास्तविक कार्यप्रणाली की शुरुआत हुई कहां से। ठीक है साथियों, तो हमने अभी चर्चा की कि हमारे देश में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अब ये संसदीय प्रणाली आई कहां से अपनाई? क्योंकि साथियों देखो, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लगभग 136 करोड़ लोग निवास करते हैं। ये जो संसदीय प्रणाली, ये इस संसदीय प्रणाली को जो हमारे देश में लागू है उसको हम वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या फिर हम इसे ब्रिटिश मॉडल भी कह सकते हैं। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या इसे हम क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश मॉडल भी कह सकते हैं। इसको ब्रिटिश मॉडल क्यों कह सकते हैं? देखो, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक राज किया है, और 200 वर्षों के राज में ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेजों का कोई कुछ भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। हम आज भी अंग्रेजों के अधिकांश रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है ये हमारे संविधान का, आपको पता है कि हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें विश्व के जो अनेक देशों के संविधान है वहां से अच्छी अच्छी चीजों को हमने ग्रहण किया है, हमारे संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, तो ये जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से या इंग्लैंड से इसको अपनाया है। एक्चुअली जो ब्रिटेन है वहां पे राष्ट्रपति का पद होता ही नहीं है, वहां राष्ट्रपति के पद की जगह क्राउन का पद होता है। हमारे यहां पे राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में किया गया है, और 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और उन शक्तियों का उपयोग वो या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जबकि ब्रिटेन में जो क्राउन का पद है वो मात्र एक नाममात्र का है, यानी उनको तो इतना अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वो किसी मंत्रिपरिषद के किसी फैसले के खिलाफ उनको पुनः विचार के लिए भेज सके। जबकि अपने यहां तो आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और वो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह देगी और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे मंत्रिपरिषद
कोई भी विधेयक क्राउन के पास भेजती है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इसलिए हमने वहां पे क्या अपनाया है, वेस्टर्न प्रणाली अपनाई गई है। ये जो प्रणाली है, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, ये मॉडल हमने कहां से लिया है, ये इसे ब्रिटिश मॉडल कहते हैं, हमने ब्रिटेन से इसको अपनाया है। ठीक है साथियों, अब देखो वास्तविक और नाम मात्र, वास्तविक और नाम मात्र का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और उनका उपयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जबकि आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि किसी भी विधेयक को मात्र एक बार मंत्रिपरिषद के सामने पुनः विचार के लिए वो भेज सकता है, इसके ज्यादा उसके पास ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। अगर दूसरी बात एक और याद रखने लायक क्या है कि अगर वो मंत्रिपरिषद द्वारा कोई विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह ऑप्शन भी नहीं होता है कि उसे एक बार के लिए पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सके। समझ रहे हो? तो ये जो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का नाम है ये कहीं नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 74 है, ये इसे नाम मात्र की कार्यपालिका बढ़ा देता है। किसको? राष्ट्रपति को, क्योंकि वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। अगर कोई विधेयक ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति को यह लगे कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है तो वो एक बार के लिए उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और मंत्रिपरिषद उसे पुनः विचार करके उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए वो विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। समझ रहे होंगे? अपेक्षा करता हूं। ठीक है साथियों, तो ये हमारी क्या है, संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? क्या कहते हैं इसे? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या ब्रिटिश मॉडल कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां संविधान ने राष्ट्रपति के संवैधानिक अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष के नाते दी गई हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है साथियों, तो अब एक स्थिति और देखो, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो आपने देखा होगा अपने यहां पे कुछ परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, कुछ परिवार एकल परिवार होते हैं। एकल परिवार में भाई व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ और अकेला रहता है। संयुक्त परिवार में सारा परिवार एक साथ, जिसमें चाचा ताऊ बुआ दादा दादी सारा परिवार एक साथ मिलकर के रहता है। अब देखो राष्ट्रपति की भूमिका जो होती है ना, वो राष्ट्रपति की भूमिका एक संयुक्त परिवार में दादाजी की तरह होती है। यानी कि शक्तियां तो सारे दादाजी के पास होती हैं, लेकिन फैसला घर का बड़ा बेटा ही करता है। तो बड़े बेटे की भूमिका किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। जबकि राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य करता है? घर का दादाजी करता है। यानी कि सारे दिशा निर्देशन उसी के होते हैं, मुखिया भी वही होता है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। चलती किसकी है? घर के बड़े बेटे की, जो सबसे मान लो काम करने वाला, परिवार को संभालने वाला है, सबसे बड़ा होता है, उसकी चलती है। अगर दादाजी को कोई काम की कहा जाता है तो वो भी कहता है भाई बात करके बताएंगे। तो वो सारी चीजें हमारे यहां पे लागू होती हैं। राष्ट्रपति की भूमिका घर के दादाजी की तरह होती है, और प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो घर के बड़े बेटे की तरह होती है कि उसकी इजाजत या उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, अब हम जो प्रधानमंत्री से संबंधित अन्य बातों को पढ़ते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री का उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 74 में किया गया है, और 74 यह कहता है
कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा या मुखिया होगा वो कौन होगा, प्रधान या मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और अगर कोई किसी विधेयक को राष्ट्रपति ये मानता है कि इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है तो उसे एक बार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अगर मंत्रिपरिषद उस पर विचार करके उसमें कुछ संशोधन करके पेश करती है या बिना विचार के बिना संशोधन के पेश करती है तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उसको वो हस्ताक्षर करने ही होते हैं। ठीक है साथियों, ये बता था हमें आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है, नियुक्ति किसकी, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा। साथियों, नियुक्ति भी और शपथ भी, शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। साथियों, हम यहां एक बात और क्लियर कर लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री। भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को रास्ते चालते या किसी भी व्यक्ति को उठाया और प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। पहली क्या हो सकती है, पहली कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। तो पहली शर्त क्या है कि बहुमत दल का नेता को, बहुमत दल के नेता को क्या करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी शर्त क्या है कि मान लेते हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, और बहुमत कितना होता है, 50+1 यानी कि 51, आधे से एक ज्यादा, और किसी भी दल को इतना नहीं मिल पाया है। और जब तक आधा नहीं मिलेगा तो बहुमत नहीं होगा। और लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो दल सबसे ज्यादा सीटें जीत के आया है, यानी सबसे बड़ा दल है लोकसभा का, उस दल के जो विधायक दल का नेता है उसको राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। और आमंत्रित किस शर्त पे करेगा कि उसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा का विश्वास मत हासिल करना ही होगा। अगर 6 माह में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर वो लोकसभा भंग हो जाएगी, दूसरे दल को आमंत्रित किया जाएगा या फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो दूसरी शर्त क्या है कि सबसे बड़े दल के विधायक दल के नेता को ये यहां पे राष्ट्रपति अपनी स्वयं विवेक की शक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कितने दिन के लिए हो सकता है, ये स्वयं विवेक की मात्र 6 माह के लिए। 6 माह में क्या करना होगा, बहुमत हासिल करना होगा। क्या करना होगा, बहुमत हासिल करना होगा। अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो पद पर नहीं रह पाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नियुक्ति प्रधानमंत्री कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्त किसको करेगा, बहुमत दल के नेता को करेगा। यदि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला है तो लोकसभा में जो सबसे ज्यादा सीटों के साथ जो दल आया है उस दल के नेता को, और राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा।
और उसको 6 माह का समय दिया जाएगा। 6 माह में उसे लोकसभा का बहुमत हासिल करना होगा। अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो उसे लोकसभा भंग कर दी जाएगी या किसी दूसरे दल को आमंत्रित कर दिया जाएगा। दूसरा कि ये जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है वो व्यक्ति कहां से होना चाहिए, कहां से मतलब वो लोकसभा से होना चाहिए या राज्यसभा से होना चाहिए। तो साथियों तीसरी बात कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, किसी का भी सदस्य वो हो सकता है। वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से भी आए हैं। ठीक है साथियों, तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है तो उसको भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि 6 माह के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है साथियों, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और वो न ही लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी जाएगी या एक अनिवार्यता होगी क्या कि 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता हासिल करनी होगी। या तो लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत के आना होगा या फिर राज्यसभा की सीट पर निर्वाचित होके आना होगा, तभी वो अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा 6 माह के अंदर उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये होगी नियुक्ति। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आयु, प्रधानमंत्री की आयु। नियुक्ति हमने पढ़ ली, शपथ हमने पढ़ ली। नियुक्ति और शपथ दोनों राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। अब होती है आयु। साथियों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है क्या कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अब साथियों अगर हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा से आता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। और अगर हमारा प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है तो आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी, क्योंकि ये तो पहले ही योग्यताएं हैं कि लोकसभा का चुनाव ही वो व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी आयु कितनी हो गई हो? 25 वर्ष हो गई हो। और राज्यसभा में वो ही निर्वाचित हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष हो गई हो। तो ये तो लाजमी है कि या तो वो 25 वर्ष का होगा या वो 30 वर्ष का होगा। एग्जाम की दृष्टि से लोकसभा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है, विधायक दल का जो नेता होता है वो लोकसभा में होता है। ठीक है साथियों, तो अक्सर एग्जाम की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होगी? अधिकतम कुछ नहीं है। अधिकतम की हम बात करें, आयु न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम कोई आयु नहीं है, यानी अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है, वो कितने भी वर्षों का हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा से है तो 25 वर्ष, राज्यसभा से है तो 30 वर्ष। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेतन। वेतन साथियों, जो वेतन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, वो वेतन किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि इन सदस्यों को कितना वेतन मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे फिर इनको वेतन कैसे दिया जाता है? ये अपना वेतन खुद निर्धारित करते हैं। अर्थात हमारे संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होगा। और संसद में कौन लोग होते हैं? या तो राज्यसभा के लोग होते हैं या
लोकसभा के लोग होते हैं, इनके अलावा कोई होता नहीं है। तो ये अपना वेतन स्वयं ही क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ये अपना वेतन क्या करते हैं, स्वयं निर्धारित करते हैं। और चूंकि अपना वेतन स्वयं निर्धारित करते हैं तो समय समय पर उसमें क्या होता रहता है, बदलाव भी होता रहता है, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो पहली ऐसी संस्था है जो अपना वेतन स्वयं तय करती है। ठीक है साथियों, आप बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम त्यागपत्र। क्या पढ़ते हैं, त्यागपत्र। साथियों, प्रधानमंत्री जो त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति के नाम से देता है। ठीक है, त्यागपत्र दो कंडीशन में हो सकता है। पहला दिखाई दे रहा है होगा शायद आपको, पहला है, पहली कंडीशन क्या है, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से कैसे, देखो मान लेते हैं किसी दल की सरकार बन गई, कुछ समय हो गया है सरकार को चलते हुए, और उस दल में, जिस दल की सरकार है, आंतरिक फूट हो गई, यानी उसके उसी दल के आपसी नेताओं में ही मतभेद पैदा हो गए, या किसी भी कारणवश जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को उसी के खुद के अपने ही लोग उससे इस्तीफा मांगने लग जाते हैं या उसको पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा प्रधानमंत्री, अपनी स्वेच्छा से क्या कर देगा, त्यागपत्र दे देगा। दूसरा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव की बात क्या होती है, देखो जो मंत्री परिषद होती है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है। अगर मान लो किसी एक मंत्री या एक मंत्री परिषद के एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण सरकार के विरुद्ध माना जाएगा, संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध माना जाएगा। और अगर सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो पूरी सरकार को ही अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अर्थात जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ आता है, क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ आएगा तो वो पूरे सरकार के विरुद्ध ही माना जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया लोकसभा में, विश्वास मत के लिए मतदान हो गया और सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो सरकार को क्या देना होगा, पद से हटना होगा, इस्तीफा देना होगा। और ऐसी स्थिति में जो त्यागपत्र है वो प्रधानमंत्री किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है साथियों, क्लियर। अब हम बात किसकी करते हैं, कार्यकाल की। साथियों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा कार्यकाल पर आधार पर रहता है। जितने दिन लोकसभा होती है उतने दिन का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अमूमन सामान्य चीजें स्थिति अगर ठीक से रहती है तो। अब देखो, ये जो कार्यकाल है ये निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं है, देखो सामान्य तौर पे हम इसको 5 साल का कार्यकाल मानते हैं, लेकिन यह कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, लोकसभा के बहुमत पर। लोकसभा के बहुमत पर किस पर डिपेंड करता है साथियों, लोकसभा के बहुमत पर डिपेंड करता है। जब तक लोकसभा में बहुमत है सरकार के पास तब तक इनका कार्यकाल है। जब तक बहुमत नहीं है, जब बहुमत अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा या बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी सरकार, उसी दिन ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, अधिकतम कार्यकाल एक बार में कितना हो सकता है, 5 वर्ष। अधिकतम जो कार्यकाल है एक बार में, एक बार में कितना हो सकता है, सभी बातें अगर सामान्य रहती हैं तो कितना हो सकता है, 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष कब से, लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से अगले 5 साल तक। कब से, लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से अगले 5 वर्ष तक किसका कार्यकाल होता है, इसका प्रधानमंत्री का मान लो या मंत्री परिषद का या लोकसभा का मान लो। ठीक है साथियों, तो
कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं होता, उसे पहले भी हटाया जा सकता है। जितने दिन लोकसभा में बहुमत है सरकार को, उतने दिन इसका कार्यकाल है। जिस दिन बहुमत नहीं रहेगा, उस दिन सरकार नहीं रहेगी, तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। अधिकतम कार्यकाल अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है और 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। और यह कार्यकाल कब से काउंटिंग होगा, लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से और अगले 5 वर्ष तक। ठीक है साथियों, अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने नियुक्ति पढ़ ली, शपथ पढ़ ली, आयु पढ़ ली, वेतन पढ़ लिया, त्यागपत्र पढ़ लिया, कार्यकाल पढ़ लिया। ठीक है साथियों, अब हम राष्ट्रपति की शक्तियां जो संसद के संबंध में है, मंत्रिपरिषद के संबंध में है, राष्ट्रपति के संबंध में है, उनकी चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य। पहली है संसद से संबंधित। संसद से संबंधित पहली जो शक्ति है या कार्य है प्रधानमंत्री का, देखो साथियों, प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो लोकसभा व मंत्रिपरिषद का नेता होता है। लोकसभा और मंत्रिपरिषद का नेता होता है, तो लोकसभा की कार्रवाई को संचालन करने का कार्य भी किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के मध्य मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के मध्य किसका काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। और बिचौलिया क्या काम करता है साथियों, आपको पता ही है कि संसद, और देखो राष्ट्रपति का संसद से सीधा संपर्क नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति का और संसद का सीधा संपर्क नहीं होता है। राष्ट्रपति को संसद से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो वो किसके माध्यम से प्राप्त करता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है साथियों, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व संसद के मध्य किसका काम करता है, मध्यस्थता का। यानी कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना, है ना, सरकार के कामकाज को नियंत्रण करना, सरकार की कार्रवाई या सरकार की तरफ से मुख्य वक्ता होना, ये सारे काम किसके हैं, प्रधानमंत्री के हैं। चौथा, प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है। साथियों, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है, या देश का वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री देश की जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। सरकार अगर ऐसी नीतियां बना दे, ऐसा कोई कानून बना दे जिसे जनता के हित में नहीं है, जनता उसका विरोध कर रही है, तो वो उसकी जवाबदेही किसकी है, प्रधानमंत्री की है। यानी शासन से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो किसकी हैं, प्रधानमंत्री की होती हैं। ठीक है साथियों,
तो पहला क्या है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद का नेता होता है, लोकसभा व मंत्रिपरिषद का। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच मध्यस्थता का काम करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और संसद के बीच मध्यस्थता का काम करता है। और प्रधानमंत्री जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। इसके अलावा संसद सत्र को बुलाना व समाप्त करना व लोकसभा भंग करना इन सब की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। संसद का सत्र कब बुलाना है, कब सत्रावसान करना है, लोकसभा को कब बंद करना है, ये सारी जो चीजें हैं वो इनकी सलाह कौन, राष्ट्रपति को कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। ठीक है साथियों, दूसरा हम पढ़ेंगे, अब संसद से संबंधित हो गया, अब हम दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। साथियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे कार्य करता है। हमें पता है क्या क्या सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री। पहला, कि किन किन व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना है। दूसरा, कि देश के जो मुख्य पद हैं, यानी कि मुख्य पदों पर, देश के मुख्य पदों पर नियुक्तियों हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। ये मुख्य पद कौन कौन से हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, भाई सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। देश का जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति हो गई। उसके अलावा अपना महान्यायवादी हो गया, उसके अलावा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक हो गया, है ना। ऐसे जो मुख्य जो पद हैं देश के, उन पर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां दी जाती हैं, उन नियुक्तियों के बारे में जो सलाह है कि किन व्यक्तियों को वहां पे नियुक्त करना है, ये सारी जानकारी कौन देता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। ठीक है साथियों। दूसरा कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब सत्रावसान करना है और कब लोकसभा को भंग करना है, वो भी कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। तीसरा, राष्ट्रपति के प्रति जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होता है। साथियों, केंद्र के प्रशासन से संबंधित, कोई चल रही योजनाओं से संबंधित, किसी कानून से संबंधित जो संसद में बनाई गई है, कोई भी जानकारी अगर संसद से संबंधित राष्ट्रपति को लेनी होती है तो वो किसके द्वारा लेता है, प्रधानमंत्री के द्वारा लेता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तीसरी, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वो ये राष्ट्रीय आपातकाल हो, है ना। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं
जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, संवैधानिक आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, इन सब की घोषणा से पूर्व कौन सलाह देता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। तो आपातकालीन स्थितियों की जानकारी या सलाह कहें, कौन देता है? प्रधानमंत्री। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है कि कहां पे मान लो संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही वहां पे वित्तीय संवैधानिक आपातकाल घोषित करता है। या मान लो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी जैसे मान लो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। तो ये कार्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को से संबंधित। अब हम बात करते हैं तीसरी है मंत्रिपरिषद से संबंधित। साथियों, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो पहला शक्ति क्या हो गई कि मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की सूची मंत्रियों की जो सूची होती है वो किसके द्वारा सौंपी जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। और राष्ट्रपति जिन नामों की सूची प्रधानमंत्री देता है उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्ति करता है या उनको शपथ दिलाता है। ठीक है साथियों। दूसरा, मंत्रिपरिषद में शामिल जो मंत्री होते हैं उनको विभागों का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है विभिन्न मंत्रियों को। और ये जो मंत्री होते हैं ये अपने जो विभाग के सर्वोच्च प्रभारी होते हैं। साथियों, मंत्री चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री और चौथे होते हैं उप मंत्री। ठीक है साथियों। तो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें या कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और या फिर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार जिनको सौंपा गया है वो शामिल हो सकते हैं। बाकी राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है साथियों। तीसरा है, पहला मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। दूसरी, विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा, मंत्रियों के बीच किसी प्रकार का अगर मतभेद हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनमें क्या बैठाता है? सामंजस्य या सामंजस्य स्थापित करता है। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की सरकार को एकजुट रखे, किसी प्रकार की कोई भी सरकार में मतभेद उत्पन्न न होने दे। संपूर्ण मंत्री परिषद के जो सर्वोच्च नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो चौथा है वो है प्रधानमंत्री शेष मंत्रालयों का प्रभारी होता है।
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि 545 का अगर हम 15% निकालते हैं तो लगभग 82 सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। अब ये प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो 82 जो पद हैं वो सभी में मंत्रियों को नियुक्त करता है या कुछ पद शेष रखता है जिनका वो स्वयं प्रभारी होता है। तो जो शेष बचे हुए पद हैं, मान लो 82 पदों में से प्रधानमंत्री ने 70 पदों पर नियुक्ति दे दी, लेकिन शेष बचे जो 12 पद हैं उनका प्रभारी कौन होगा? प्रधानमंत्री स्वयं होगा। उनका प्रभारी कौन होगा? प्रधानमंत्री स्वयं होगा। ठीक है साथियों, तो शेष बचे जो मंत्रालय हैं उनका प्रभारी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा पांचवा जो है, मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों द्वारा कोई किसी भी प्रकार का अगर प्रस्ताव रखा जाता है, जो सरकारी प्रस्ताव होते हैं या विधेयक होते हैं, वो किसके दिशा निर्देशन में तैयार किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में तैयार किए जाते हैं। तो संसद में रखे जाने वाले सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में तैयार होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बातें थी मंत्रिपरिषद से संबंधित थी। ठीक है साथियों, अब कुछ अन्य शक्तियां और पढ़ लेते हैं हम एक दो, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अन्य कार्यों में देखो, अन्य कार्यों में पहला कार्य क्या होता है? देखो कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो कुछ आयोगों का अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा है अंतर्राज्यीय राज्य परिषदें जो है उनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है साथियों, नीति आयोग देश के लिए योजनाएं तैयार करता है। ये पहले योजना आयोग था, 2015 में इसको नीति आयोग बना दिया गया। अंतर्राज्यीय परिषदों का क्या काम होता है दोस्तों? कि अंतर्राज्यीय जो परिषदें होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या करता है? सलाह और समझौता करता है या करवाता है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषदों का क्या कार्य है कि या तो केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद या कोई ऐसी बात है जिसपे मनमुटाव है, या दो राज्यों के बीच में कोई ऐसा मामला फंस गया है, तो उसके बीच में जो सुलह या समझौता करवाने का काम कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषदें करती हैं। और अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा तीसरा क्या है कि विदेश नीति, जो विदेश नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ मुख्य बातें हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ ली हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर ये क्लास पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है साथियों, अपेक्षा करता हूं तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।
ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों, थैंक यू।